अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। जनून महरम की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आए। आलम और हान का क्या करना है? असीम की बात सुनते ही सब चौंके इतनी टेंशन में इस तरफ तो इन सब का ध्यान ही नहीं किया कि कल हुरम की बारात थी। उन्हें मना कर दो, बारात नहीं करना है। वैसे भी एक तमाशा तो लग ही चुका है, दूसरा भी लग जाएगा। भले इसने हुरम को इर्तिजा से निकाह करने के लिए जवाब पेश किए थे, लेकिन हकीकत में वो खुद इस रिश्ते से खुश नहीं था। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था। अगर उसे इर्तिज़ा की तरफ से कोई गलत कदम उठाने का डर न होता तो वो कभी भी ये निकाह नहीं करता। हवेली में मौजूद मेहमान इर्तिज़ा की सारी कार्रवाई देख चुके थे। वो अब धीरे धीरे ये बात मुंह तक जानी थी। ये बात जहन में आते ही इसने उकता कर अपनी बादामी शॉल दूर फेंकी और की कमीज के ऊपरी दो बटन खोल लिए। चेहरे पर संजीदगी सजाए वो इस वक्त गैर मरे नुक्ते को घूर रहा था और इस संजीदगी में भी वो बेहद दिलकश लग रहा था। आलम इर्तिज़ा ने कहा है कि वो आज या कल में रुखसती करना चाहता है। तुम्हारी इजाज़त चाहिए थी। इसका संजीदा चेहरा देख के हिफ्जा ने झिझकते हुए कहा, जबकि इसके कहने पर आलम तंजिया हंसी हंसा। अपने लफ्जों को दुरुस्त करो हिफ्जा, इसने इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ बताया है निकाह के लिए तो उसने हमारी इजाजत ली थी, ना जो रुखसती के लिए लेगा। अपनी जगह से उठकर तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। हुरम इसकी जान थी और अपनी जान को इस तरह देख के उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी वो ये नहीं जानता था कि शाह हवेली में एक और तमाशा होने वाला था। हुरम इसकी जान थी तो जन्नत इसकी जिंदगी। हुरम की तकलीफ पर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी तो जन्नत की हालत देखकर इसका क्या हाल होना था। निकाह के बाद से वो अपनी कमरे में बैठी थी, अब तो आंसू भी जैसे खुश्क हो चुके थे। इसने कमरे में सिर्फ रैब आई थी उसे खाना खिलाने की, लेकिन जब इसके लाख कहने पर भी हुरम ने कुछ नहीं खाया तो थक हार कर वो भी उठकर चली गई। इस वक्त वो जिस कैफियत में थी इससे सब वाकिफ थे, इसलिए उसे तंग करना किसी को भी मुनासिब नहीं लगा। वो एक समझदार लड़की थी, जब सहन इन सब चीज़ों से हटता तो वो खुद ही इस मामले पर गौर कर लेती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने अपनी आंखें जोर से मीच ली। इस वक्त उसे तो किसी से मिलना था और ना ही किसी से बात करनी। हूर इर्तजा की आवाज़ सुनते उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी। मेरे कमरे से निकले, बस तुम्हें बताने आया था कि यहाँ तुम्हारा जो भी ज़रूरी सामान है रख लो, हम वापस जा रहे हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। अपनी जगह से उठकर इसने दांत पीसते हुए कहा। पहले ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अब उसे यहाँ से लेकर जा रहा। आखिर चाहता क्या था ये शख्स? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी आपको बता रही हूँ इर्तिजा कि आप इस मामले में मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इर्तिजा की सब आंखों में आंखें डाले इसने सर्द लहजे में कहा। आज इसकी नज़रों में रवैये में इर्तिजा के लिए वो इज्जत वो मान नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। बिना कोई तमाशा लगाए खामोशी से मेरे साथ चलना हुरम आफंदी, वरना फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और यकीन मानो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके मैं कभी खुश नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरे साथ निकाह के वक्त ज़बरदस्ती ना करते। अपने मरने का झूठा नाटक करके मुझे अपने निकाह में नहीं लेते। तुम्हें लगता है मैं मरने का झूठा नाटक कर रहा हूँ? अभी मर कर दिखाऊं तुम्हें। मर जाएं ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसके सफाकी से कहने पर इर्तिज़ा ने अपनी पिस्टल निकाली, जिसे देखकर वो सहम गई, लेकिन चेहरे के तासुरात सर्द ही रखे। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम हो और इसलिए अब इसे भी तुम ही ख़त्म करोगे। पिस्टल लोड करके इर्तिज़ा ने इसके नाजुक हाथों में थमाई, उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी पिस्टल अपने सीने पर रख ली। चलाओ गोली। अपने नाजुक हाथों पर इर्तिज़ा की सख्त गिरफ्त देखकर इसने अपने होंठ भींच लिए। अलबत्ता इर्तिज़ा की हरकत के बायस इसके हाथ तेजी से कँपकपा रहे। छोड़े मुझे, हूर मार दो मुझे। मैंने कहा छोड़े मुझे। इसे रोते हुए चीख कर कहा, जबकि हाथों की कँपकपाहट में मजीद इजाफा हो चुका। उसे डर लग रहा था कहीं सच में इसके हाथों से गोली न चल जाए। लेकिन सामने वाले को इस वक्त इसके डर की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा चलाओ गोली। इसका रोता चेहरा देखकर इर्तिज़ा ने चिल्ला कर कहा, जिस पर इसने आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। आई एम सॉरी इर्तिज़ा, प्लीज़ छोड़े मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इर्तिज़ा से दूर होने का एक यही तरीका था, वरना वो यकीनन तब तक खुद को इससे दूर न करता जब तक गोली वाकई इसके सीने के आर पार न हो जाती। इसकी बात सुनकर इर्तिज़ा ने इसके कपकपाते हाथ छोड़ दिए और पिस्टल साइड पर रखकर उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया। इसकी कमर सहलाते हुए उसके कांपते वजूद को रिलैक्स करने लगा, जबकि होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखरी पड़ी थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। फिर मारना तो दूर की बात हो, अगर नहीं चाहती हो कि इस हवेली से मेरा जनाजा उठे तो प्यार से वापस चलने के लिए तैयार हो जाना। इर्तिज़ा ने इसका आंसू से भीगा चेहरा साफ किया और तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। तेज तेज कदम उठाता वो बाहर की तरफ जाने लगा जब आयरा की आवाज ने इसके कदम रोके। आपके पास ही आ रही थी, क्या हुआ है? रुबाब का फोन आया था, वो जन्नत को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना चाह रही थी, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। इसने कहा जन्नत अपनी पसंद से ही खरीद लेगी। मैंने कहा आपसे पूछ कर बता दूं। हाँ भेज दो जन्नत को, पर वो है कहाँ? इसने आखिरी बार जन्नत को निकाह से पहले देखा था, इसके बाद से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। कहाँ होना है? अपने कमरे में ही होगी। इसकी बात सुनकर अपना सर हिलाते इसने वहां बैठी शांजे को पुकारा। शांजे बच्चे जाओ जन्नत को बुला कर लाओ।
अपनी जगह से उठकर वो जन्नत के कमरे की तरफ चली गई और आलम आयरा से कल के मुतालिक ज़रूरी बात करने लगा। जब चंद मिनट बाद वो वापस आई लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी थी। बाबा साईं, जन्नत रूम में नहीं है। तो कहीं और देख लेती, हो सकता है छत पर हो। मैंने हर तरफ देख लिया, वो कहीं नहीं है। इसकी बात सुनकर वो फिक्रमंद होता खुद इसके कमरे की तरफ भागा जो खाली था। हवेली का हर कोना वो देख चुका था लेकिन जन्नत कहीं नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था कि जन्नत इससे पूछे बिना कहीं बाहर चली गई हो? घर के अफराद भी इसकी गैर मौजूदगी पर परेशान हो गए थे। जब इन सबको देखकर आहान चौंका, सब अफराद वहीं पर थे सवाए सालार के। तो सालार ने कुछ किया है? शाह शाहमीर लाला सालार कहाँ है? आहान की आवाज पर सब चौंके और ध्यान सालार की जानिब गया जो कब से मंजर से गायब था। हयात सालार कहाँ है? हयात ने संजीदा नजरों से अपने बराबर खड़ी हयात को देखा। शाहमीर मायूं के बाद से ही वो चला गया था। इसने कहा था कि वो अपने दोस्त के घर पर है। कौन से दोस्त के घर पर है? इसका एक ही दोस्त है, यकीन वही होगा। इसकी बात सुनते ही आलम बिना लम्हा जाए किए तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। सलार का एक ही दोस्त था, अगर वो दोस्त के घर पर था तो यकीनन इसे वहीं पर होना। इसका एड्रेस तो वो पहले से ही जानते थे। आलम के वहां से जाते ही वो सब भी एक एक करके इसके पीछे चल दिए। इसने मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से अपने सामने बेहोश पड़ी जन्नत को देखा और इसका हाथ थामकर इसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दी। जब डोरबेल की आवाज इसके कानों में पड़ी, बाहर खड़ा शख्स जैसे बेल पर हाथ रखकर हटाना ही भूल चुका था। मदमजा होकर वो अपनी जगह से उठा, इसकी शर्ट एक कोने में पड़ी थी जिसे उठाकर पहनने की इसने जहमत नहीं की थी। दरवाजा खोलते इसकी नजर वहां खड़े लोगों पर गई और उसे बिना कुछ समझने का मौका दिया आलम ने जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। जन्नत कहाँ है सलार? इसकी धार पर सलार ने हंसते हुए अपने होंठ पर हाथ फेरा जहां आलम के जोरदार थप्पड़ के बायस खून निकल रहा था। उसने मुस्कुराती नजरों से आलम को देखा और कमरे की तरफ इशारा किया। इसका इशारा पाते ही वो तेज तेज कदम उठाता इस कमरे की तरफ गया जहां का सलार ने इशारा किया था और अंदर बेड पर लेटी जन्नत को देखकर उसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। इसने फौरन दीवार का सहारा लिया जबकि साकित नजरें हनूज जन्नत पर जमी हुई थी। इसने सुबह वाले कपड़े ही पहन रखे थे। बस फर्क ये था कि अब इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बाल बिखरे पड़े थे। वो कोई बच्चा या नासमझ तो नहीं था जो उसकी हालत देखकर कुछ भी समझ न पाता। मैंने कहा था दादा साईं जन्नत मुझे सौंप दे, वरना कैसे भी करके मैं उसे अपना बना लूंगा, लेकिन शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। अपने पीछे सलार की आवाज सुनते ही इसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बिना किसी चीज का लिहाज के उसे मारना शुरू कर दिया। घटिया इंसान। इसके हर वार को वो खामोशी से हंसते हुए सह रहा था, जबकि आलम के अल्फाज लबों पर मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। वो खुद को मजाहमत नहीं कर रहा तो आलम उसे छोड़ नहीं रहा था। इसका बस चलता तो लम्हा ज़ाय किए बिना इस इंसान को ज़मीन में दफना देता। माहिर और शामी ने बहुत मुश्किलों से उसे आलम की गिरफ्त से आज़ाद करवाया, वरना आलम तो शायद वाकई में उसे जान से मार देता। मैंने तुम्हें अपना कहा था सलार, और मेरी अपनायत का तुमने ये सिला दिया मुझे। इसने नफरत भरी निगाह सलार पर डाली जो इतनी मार खाने के बावजूद भी इसकी बात सुनकर कह कहा लगा उठा। मैंने भी आपसे सीधे तरीके से बात की कि जन्नत मुझे दे दे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा? इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा सलाशा। तुमने जो घटिया हरकत की है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जन्नत को तो अब आपको मुझे ही सौंपना पड़ेगा, वरना जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया है ना, वो सब कुछ पूरी तफसील से मेरे पास वीडियो की सूरत में महफूज है। वो वीडियो अगर मैंने किसी को दिखा दी तो जावियान तो क्या, कोई भी जन्नत। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले आलम ने फिर से इसके चेहरे पर जोरदार मुक्का रसीद किया जिसके बायस इसके मुंह से खून निकला। लेकिन इस बार इन दोनों के दरमियान कोई नहीं आया था, क्योंकि जो घटिया हरकत सलार कर चुका था इसके बाद अगर आलम उसे जिंदा छोड़ देता तो ये सलार की खुश नसीबी ही थी। इसने आलम शाह की इज्जत पर हाथ डाला था, कैसे वो उसे इतनी आसानी से बख्श देता? आलम उसे मार रहा था और वो उसकी मार खा रहा था। अगर वो कोई मज़ाहमत करता तो यकीनन इतना बुरा हाल इसका ना हो रहा होता, लेकिन वो कोई मज़ाहमत नहीं कर रहा था। वो तो खामोशी से इसका हर वार खा रहा था। कुछ देर में ही वो बेहोशी की कैफियत में पहुंच चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शायद इस चीज की जो उसने चाहा था वो पा लिया था। इसकी इतनी बुरी हालत देखकर साहिर ने आलम को बमुश्किल से दूर किया, जो से दूर होकर अपना खून वाला हाथ अपने कपड़ों से साफ करके अंदर कमरे की तरफ चला गया और वहां लेटी जन्नत को देखते ही इसकी आंखें भीग गई। इसने तो कभी किसी की बेटी का बुरा नहीं चाहा था, फिर आज ये सब इसके साथ क्यों हुआ? अपनी शॉल उतार कर इसने अच्छे से जन्नत के वजूद पर फैलाई। जब कप कपाते लबों से जन्नत ने उसे पुकारा, बाबा। इसका कपकपाता लहजा सुनकर आलम ने मजीद उसे खुद में भींच लिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर घर से निकल गया। कमरे में दाखिल होते इसकी पहली नजर वहां बैठे मिशाल और एहाब पर गई और इनके चेहरे पर बिखरती उदासी देखकर इसने मुंह बनाया। सब इस तरह उदास क्यों है?
اس کی بات سن کر مشال نے گھورتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم پوچھ رہی ہو سب اس طرح اداس کیوں ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا مام؟ ارتضا نے حرم سے شادی کی ہے اور کیا زبردست طریقے سے کی ہے، آپ کو پتا ہے؟ ناولز میں ہیرو ہیروئن سے ایسے ہی تو شادی کرتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مشال کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ یہاں اتنے پریشان تھے، اس لڑکی کو ابھی بھی اپنی کہانیوں کی پڑی تھی۔ کسی کی زندگی میں کیا تباہی آئی تھی اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کیونکہ اس کے نزدیک تو جو کچھ بھی ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ عائشہ، یہاں کسی کی زندگی اجڑ رہی ہو تم ہو کہ اپنی فرضی دنیا سے ہی باہر نہیں آ رہی ہو۔ مشال، اس کے تیز لہجے کو دیکھ کر احاب نے ٹوکا، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب تم لوگوں کی شائع کا نتیجہ ہے، اسے بڑا ہونے دو۔ احاب، اسے جاننے دو کہ دنیا کیسی ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی میں اس کا کوئی سالار سکندر نہیں آئے گا۔ ایسا تو میں نے کچھ چاہا نہیں کہا جو میری اتنی ڈانٹ پڑی، پھیکے لہجے میں کہتے اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور مشال کی گھورتی نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ تم یہاں کیا بیٹھی ہو؟ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھی آزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کی دی ہوئی ڈورا میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اسود کی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب اتنے پریشان کیوں ہے اسفی؟ حریب ماما تو رو بھی رہی تھی۔ وہ پریشان نہیں، بس اداس ہے۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے آئزل کو پہنایا، ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چشمہ لگایا۔ وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری معصومیت تو بس اس لڑکی کے چہرے پر ہی آ کر ختم ہو گئی تھی۔ کیوں اداس ہے؟ کیونکہ حورم آپ اس گھر سے جا رہی ہے۔ وہ کیوں جا رہی ہے؟ ہر لڑکی ہے جاتی ہے آئزل، کیوں جاتی ہے؟ اس کے چہرے پر مزید الجھن بکھری۔ جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ مطلب جب میں بھی بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسون کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر بکھری الجھن ایک دم غائب ہوئی۔ اسفی بتاؤ نا، اس کی خاموشی دیکھ کر آزل نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتا ہے اس کے سوال کا؟ ہاں، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی، لیکن میں ماما بابا کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ تھوڑی دیر پہلے وہ چہکتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جانے کا پوچھ رہی تھی، اور جب اسفن نے اسے جانے کا بتا دیا تھا تو چہرے پر پھر سے الجھن بکھر چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھلا کیسے دور جاتی؟ لیکن میرا شوہر ہے کہاں؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی آزل تو وہ خود ہی تمہارے سامنے تمہارے پاس آ جائے گا۔ لیکن مجھے ماما پاپا کے ساتھ رہنا ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا؟ نہیں۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلا، تو پھر میں ایسا طریقہ سوچتی ہوں جس سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ لوں اور ماما بابا سے دور بھی نہ جا سکوں۔ پر ہاتھ رکھ کر وہ طریقہ سوچ رہی تھی جس سے آپ اپنے ماں باپ اور شوہر دونوں کے ساتھ رہتی، جبکہ اس کا معصومانہ انداز دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ مسکراتے ہوئے موبائل پر نظر آتی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے موبائل میں ڈھیروں تصویریں موجود تھیں، لیکن صرف ایک ہی ہستی کی۔ اس کی تصویر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آفس میں جب بھی وہ نظر آتی تھی اس کی ایک تصویر تو حمزہ اپنے پاس یاد کے طور پر لازمی لیتا تھا، اور یہ کام وہ اس طرح سے کرتا تھا کہ آج تک کسی کو اس کے اس کام کی خبر ہی نہیں ہوئی، تاکہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کی تصویریں دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لے۔ وہ شخص اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو اس سے محبت کرے۔ اگر وہ اپنے لیے میر حمزہ باسی کے جذبات جان جاتی تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کہتی۔ کب واپس آؤ گی تم؟ یہ دل تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑا اور اس کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے عائشہ کا نمبر ارتضیٰ کے موبائل سے لیا تھا۔ ویسے بھی ارتضیٰ کے موبائل سے عائشہ کا نمبر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کال ملاتے ہی چند لمحوں بعد پک کر لی گئی، لیکن بدلے میں عائشہ کا روندھا لہجہ اسے پریشان کر گیا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، جب پیچھے سے ازمیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا دل میرا۔ اس کی گنگناہٹ سنتے ہی منت کا چہرہ سرخ ہو چکا، لگے اب عرصہ مجھے تم تیرا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے وہ گہری نظروں سے منت کے بھیگے ہونٹ دیکھنے لگا۔ منت، جلدی سے اسے صاف کرو، تمہارے بھیگے ہونٹ میرا ایمان ٹگمگا رہے۔ اس کی نظریں ہنوز منت کے بھیگے گلابی لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ جب اس کی سرگوشی سن کر منت جلدی سے اپنے ہونٹ صاف کرنے لگی۔ ازمیر دور ہٹے، مجھے ٹھنڈا سا شربت بنا کر دو، فی الحال ایک وہی چیز میری پیاس بجھا سکتی ہے۔ اس کی بے باک بات سنتے منت کا چہرہ سرخ مزید سرخ ہوا۔ ازمیر، گھر میں اتنی پریشانی چل رہی ہے اور آپ اتنی آرام سے گھوم رہے ہیں۔ منت، کوئی پریشانی نہیں چل رہی ہے، ارتضیٰ نے حرم سے نکاح کیا، انشاءاللہ کچھ دنوں میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی سب نے بلا وجہ اس رشتے پر اتنا ماتم مچایا ہوا ہے۔ اتنا اچھا تو ہے ہمارا ارتضیٰ، اور بات کی جائے پریشانی کی تو اگر میں منہ لٹکا کر بیٹھ جاؤں تبھی پریشان لگوں گا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، دور ہٹے۔ نہ ہٹوں تو ازمیر میرے منہ مت لگے، ابھی تو تمہارے منہ لگ بھی نہیں سکتا، پر جس دن لگ گیا نا اس دن تمہاری سانس ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے منت نے اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا، جانے وہ دے نہیں رہا تھا، اور یہاں کھڑے ہو کر اس کی بے باک باتیں سنتے ہوئے مزید نہیں سن سکتے تھے۔ اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ گہری نظروں سے اس کا روپ دیکھنے لگا۔
जो सिर्फ इसकी बेबाक बातों पर ही इतना खिलता गुलाब बन चुकी थी। देह में मुस्कुराहट होठों पर सजाए वो उल्टे कदम उठाता वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर इसने अपने बहते आंसू साफ किए और गुस्से से बेड पर बैठ गई। मैंने तो ऐसा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जो मॉम ने इतनी बातें सुना दी। ज्यादा गुस्सा उसे जिस बात का था वो ये थी कि मिशाल ने ये क्यों कहा कि इसका कोई सालार सिकंदर नहीं आएगा। अल्लाह ताला जल्दी से मुझे एक सालार सिकंदर दे दीजिए ताकि मैं मॉम को दिखा सकूं कि मेरा सालार सिकंदर आ गया है। इसने भीगे लहजे में खिड़की से नजर आते आसमान की तरफ देखते हुए कहा जब मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। इसने गुस्से से मोबाइल उठाया जहां अनजान नंबर से फोन आ रहा था। इसने हमजा का नंबर सेव नहीं किया था इसलिए फोन उठाते वक्त उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ हमजा होगा। हेलो आशा, तुम रो रही हो? आशा का रुंदा लहजा उसे परेशान कर गया। हाँ मैं रो रही हूँ। तुम हर वक्त ही रोती हो या मेरी कॉल देखकर तुम्हें रोना हो जाता है? इसकी बात सुनकर आयशा ने फोन को ऐसे घूरा जैसे फोन को नहीं हमजा को घूरे। मेरे रोने से आपको कोई मसला है? अब उसे क्या बताता कि आयशा फंदी के रोने से उसे कितनी तकलीफ होती थी। क्या कहानी में फिर कोई मर गया? वो तंज नहीं कर रहा था लेकिन इसका अंदाज आयशा को तंज ही लगा था। कोई मरा नहीं, बस मॉम ने डांटा है इसलिए रो रही हूँ। क्यों डांटा है उन्होंने? वो तो हर वक्त ही मुझे बिला वजह डांटती रहती। मेरा बस चले तो यहाँ से भागकर ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे किसी की डांट ना सुननी पड़े। इसकी बात सुनकर वो हंसा और इसके हंसने की आवाज सुनकर वो दब गई। आपको हंसी आ रही? नहीं मैं हंस नहीं रहा, मैं बस सोच रहा था कि हल्की फुल्की डांट खाने में कोई बुराई नहीं है आयशा। आपको क्या पता, आप नावल थोड़ी पढ़ते हो। नावल में तो वो लड़की को मेरा बच्चा, मेरी जान के अलावा और कोई पुकारा ही नहीं जाता। और मेरे घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो फिर मेरे पास आ जाओ, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसका एकदम लहजा बदला, आयशा को कंफ्यूज कर गया। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर जैसे ही तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा। आप झूठ कह रहे हैं? हरगिज नहीं। डैड से आप क्या बात करेंगे? इसने बेताबी से पूछा। उन्हें सच बताऊंगा कि मैं इनकी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ। इनकी बेटी से बहुत बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे? आयशा की बात सुनकर इसने दिलचस्पी से सोचा। अच्छा तो मुझे क्या कहना चाहिए? आप डैड से कहेंगे कि मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। ओके आयशा, मैं यही कहूंगा। इसकी बातों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर डैड आपसे कहेंगे तुम्हें आयशा से शादी क्यों करनी है? ऐसा भी क्या है आयशा में? तो आप कहेंगे बस वो मुझे अच्छी लगती है। अपनी बात कहकर इसने खटाक से फोन बंद कर दिया जबकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हैरत से इसकी बातें सोच रहा था। यकीनन ये डायलॉग भी किसी नॉवल हीरो ने ही कहा होगा। आयशा मैडम बड़बड़ाते हुए ख्यालों में इसी से मुखातिब हुआ जबकि चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्स आती। अम्मा साईं, हुरैब ने हल्के से कहते आयशा का बाजू हिलाया जिसपे वो सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखने लगी। वो दोनों इस वक्त हुरम के कमरे में बैठी इसकी पैकिंग कर रही थी जबकि हर चीज से बेनियाज होकर वो अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। इर्तिजा की रुखसती वाली बात सुनकर सबने ही एतराज किया लेकिन वो इर्तिजा था जो पूछता नहीं सिर्फ बताता था। निकाह तो हो ही चुका था, फिर रुखसती के इंतजार में क्या बैठना। इनकार करने पर इर्तिजा फिर कोई तमाशा करता, जबरदस्ती ही सही लेकिन हुरम को अपने साथ लेकर जरूर जाता। इसलिए आलम को उसे ठीक तरीके से रुखसत करना ही बेहतर लगा। अम्मा साहिब से बात करे ना, वो बहुत उदास है। आंखों में उदासी लिए इसने हुरम की तरफ देखते हुए कहा जिस पर अपना सर हिलाते इसने बैग पैक करके एक तरफ रख दिया। एक तो जन्नत की कोई खबर नहीं मिली थी, ऊपर से हुरम की हालत उसे मजीद परेशान कर रही थी। तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। आयरा के कहने पर इसने एक नज़र हुरम पर डाली और वहां से चली गई। हुरैब के जाने के बाद आयरा सोफे पर इसके बराबर बैठ गई। तुम उदास हो? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। किस बात पर गुस्सा आ रहा है? नरम लहजे में कहते हुए हुरम के बालों में हाथ फेरने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दादी साईं? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा निकाह हुआ इर्तिजा के साथ, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या निकाह करना गलत है? निकाह करना गलत नहीं है दादी साईं, लेकिन जिस तरह इर्तिजा ने निकाह किया वो तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल। इसने अपना सर हाँ में हिला, लेकिन इर्तिजा को मैं इस सब में कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। मुझे आज हिफ्जा ने बताया कि इर्तिजा ने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार पहले ही कर दिया था। हिफ्जा ने जरियाम से बात की थी लेकिन जरियाम ने साफ इनकार कर दिया। वो हैरत से इसकी बात सुन रही थी। इसी वजह से जरियाम ने आलम से मशवरा करके तुम्हारी शादी इतनी जल्दी तय कर दी थी। उसे डर था इसका इनकार सुनकर इर्तिजा कुछ उल्टा सीधा न कर दे। बाबा साहब ने कुछ गलत नहीं किया। गलती इर्तिजा की, उन्हें हमारे रिश्ते का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। इर्तिजा के लिए इसके दिल में कुछ ज्यादा ही बदगुमानियां फैल चुकी थी। हुरम, जानती हो बात चीजें हमें बुरी लगती हैं लेकिन सही वक्त आने पर एहसास हो जाता है कि वो हमारे लिए कितनी अच्छी थी। गहरा सांस लेकर इसने अपनी बात का आगाज किया। मैं किसी को पसंद करती थी, इसका नाम अली था, लेकिन एक दिन मुझे पता कि वो शख्स तो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। इसकी हकीकत जानकर मैंने उसे छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद मुझे लगा कि शायद जिंदगी में दोबारा मैं कभी किसी पर एतबार नहीं कर सकूंगी। मेरी जिंदगी में दोबारा कोई नहीं आएगा।
पर ये मेरी सोच थी, मेरी ज़िंदगी में आलम आए। अपनी ज़िंदगी में इनकी मौजूदगी मुझे बहुत बुरी लगी थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरे लिए बहुत ख़ास बनते चले गए। अली का जाना और आलम का आना मुझे बहुत बुरा लगा था। पर यही मेरे हक़ में बेहतर था, तुम खुद देख लो। जो चीज़ मुझे शुरू में बुरी लगी थी, आज इससे मुझे बहुत कितनी मोहब्बत है। इसकी तरफ देखते हुए हुरम गौर से इसकी हर बात सुन रही थी और ये भी अच्छे से समझ रही थी कि आरा उसी बातें क्यों बता रही है। हुरम, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश ज़रूर करना, और हाँ, तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम्हारे नसीब में इर्तिज़ा था, और नसीब से भला कौन लड़ सकता है। इसके माथे पर अपने लब रखकर आयरा ने मुस्कुराती निगाह उसके चेहरे पर डाली। जब बाहर से उसे आलम की आवाज़ आने लगी, तेज तेज कदम उठाती वो बाहर की और आलम की बाहों में मौजूद जन्नत को देख इसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। इस वक्त इसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, क्योंकि आयरा और परीशस के फटे हुए कपड़े तब्दील करवा चुकी थी, और परीशे के लगाए हुए इंजेक्शन के बायस वो इस वक्त सुकून से सो रही थी। बेड पर इसके पास वो जन्नत का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था, जबकि नजरें इसके मासूम चेहरे पर जमी हुई थी। आलम, इसने भीगा चेहरा साफ करके आलम के कंधे पर हाथ रखा। आयरा के पूछने पर वो उसे सारी बात बता चुका था, और तब से वो बस रोए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सलार कुछ ऐसा भी कर सकता है। सलार ऐसा कुछ नहीं कर सकता आलम। आयरा, जन्नत सो रही है, उसे सुकून से सोने दो। इसकी बात का मतलब साफ था, उसे इस वक्त ये बात नहीं करनी थी। इसकी बात समझकर वो अपना सर हिलाते बाहर निकल गई। सलार को घर में दाखिल होते देखकर वो तेज तेज कदम उठाती बाहर की तरफ चली गई, और पहली नजर सलार के चेहरे पर गई, जहां पर चोटों के निशान थे। कहाँ थे तुम? इसने अपने सामने गुस्से से खड़ी आयरा को देखा। दादा साईं ने यकीनन आपको सब बता तो दिया होगा। हाँ, पर मुझे इनकी बात पर यकीन नहीं है। तो यकीन कर ले दादी साईं, यही सच। सलार, मेरे हाथों में पले बड़े हो तुम। मुझसे तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ तुमने जन्नत के साथ कुछ नहीं किया। तुम इतना कभी नहीं गिर सकते कि एक औरत की इज्जत खराब कर दो, और औरत भी वो जिसे तुम मोहब्बत का दावा करते हो। वो एक एक लफ्ज गुस्से से अदा कर रही थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया जन्नत के साथ। तुमने झूठ क्यों कहा सलार? क्योंकि मैं चाहता था ये सब देखकर दादा साईं जन्नत और मेरी शादी कर दें। सलार, तुमने सबकी नज़रों में जन्नत के किरदार को मशकूक बना दिया। इसके बाद में तुम्हें लगता है कि आलम तुम्हारी और जन्नत की शादी के लिए राजी हो जाएंगे? तुमने मेरी बेटी के किरदार पर दाग लगाया है। मैं इस दाग को मिटा दूंगा, बस जन्नत मुझे सौंप दे। किरदार पर लगा दाग कभी नहीं मिटता सलार, जानते हो तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर तुम्हें जन्नत से शादी करनी थी तो मुझसे कहते, मैं मनाती आलम को, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया है, पर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मेरी जन्नत से शादी नहीं हुई तो जो काम मैंने नहीं किया वो करने में मैं हरगिज़ देर नहीं लगाऊंगा। इसकी बात सुनते आर्य ने थप्पड़ इसके गाल पर मारा। थप्पड़ खाने से गाल पर लगे जख्म में तकलीफ हुई, लेकिन उसे कभी इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा जो आज पड़ता। आर्य ने गुस्से से इसके चेहरे की जानिब देखा, जहां इसका थप्पड़ कार का हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। उसे वहीं पर छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाती अंदर की तरफ चली गई। आप जानते हैं ना, सलार ने कुछ नहीं किया। कमरे में दाखिल होते ही इसने वहां बैठे आलम को देखते हुए पूछा। वो थोड़ी देर पहले ही जन्नत के पास से उठकर आया। हाँ, मैं जानता हूँ वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जानने के बावजूद भी आपने उसे इतना मारा। आयरा के कहने पर इसने सर्द निगाहों से उसे घूरा। आयरा, वो मेरी बेटी को उसके निकाह से एक दिन पहले मेरे घर से लेकर चला गया, वहां जाकर इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके किरदार पर दाग लगाना चाहा। लोग मेरी बेटी के किरदार पर इस तरह इसकी वजह से बातें करें, और तुम पूछ रही हो मैंने ऐसा क्यों किया। इसका लहजा इसका सर्द लहजा आयरा को तकलीफ दे रहा था। आलम ने इससे कभी इस तरह की बात की थी, लेकिन इसके रवैये की वजह शायद ये थी कि यह मामला इसकी बेटी का था। इसकी नीयत कभी भी खराब नहीं थी। आलम, तुम क्या चाहती हो आयरा? जिस हालत में आप जन्नत को घर लाए थे, सब मेहमानों ने देखा था, और मैं जानती हूँ अब ये बात कितने ही लोगों तक जाएगी। मैं इस शख्स की जबान ही खींच लूंगा जो मेरी बेटी के लिए कुछ गलत कहेगा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सब जानने के बाद क्या जावियान जन्नत से निकाह के लिए मान जाएगा। अगर इसकी मोहब्बत सच्ची है तो फिर इसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सालार वो खामोश हो जाएगा। आलम, आज सालार ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये सब करने के बाद जन्नत इसकी हो सकती है, लेकिन अगर जन्नत इसकी ना हुई तो वो कुछ गलत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बोलते बोलते इसका लहजा भीग गया, जबकि इसकी बात सुनकर आलम ने अपने होंठ भींच लिए। क्या चाहती हो तुम्हारा, साफ लफ्जों में बात करो। गहरा सांस लेकर वो आलम के करीब जाकर बैठ गई। मैं चाहती हूँ जन्नत और सालार का निकाह कर दिया जाए, अभी इसी वक्त। मैं नहीं जानती सब सुनने के बाद जावियान उसे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन अगर जावियान ने उसे कबूल कर लिया तो सालार जावियान को नहीं छोड़ेगा। इसी में जन्नत की बेहतरी है कि सालार और उसका निकाह हो जाए, और अगर जन्नत और सालार की शादी हो जाती है तो हमारी नजरों के सामने हमारे साथ ही रहेंगे। आयरा के खामोश होते ही इन दोनों के दरमियान चंद लम्हों की खामोशी छा गई। जब आलम ने अपनी बात शुरू की, लेकिन इससे पहले ही दरवाजा नोक होने की आवाज पर वो दोनों चौंके। दूर है, इसके जख्मों पर हाथ फेरते हुए नम लहजे में पूछ रही थी। इसके पूछने पर सालार ने अपना सर नफी में हिला दिया। सालार, क्यों करते हो ऐसे काम?
अम्मा साई, आपको भी लगता है मैंने जो किया वो गलत है? हाँ, तुमने गलत किया है, एक लड़की के किरदार को लोगों की नज़रों में मशकूक बना दिया। क्या ये मेरी तरबियत थी? नहीं, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है। सलार ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। जब शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखते ही सालार अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल कर चला गया। मैं बड़े बाबा से बात करूंगा। सालार के बाहर जाते ही इसने हाथ की तरफ देखते हुए कहा। क्या बात करेंगे? मैं इनसे कहूंगा अपनी जन्नत हमें दे दे। मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा, लेकिन अपने बेटे को इसकी खुशी जरूर दिलवाऊंगा। अगर आपको इस रिश्ते पर राजी ही होना था तो पहले इनकार क्यों किया? अगर आप मान जाते तो शायद ये बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। इसने शिकायती नजरों से शाहमीर को देखा। तुम ठीक कहती थी हयात, मैंने कभी सलार पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि वो बड़ा है, समझदार है, और इसी वजह से मैंने उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। पर अब मैं ऐसा मजीद नहीं करूंगा। इसकी खुशी जन्नत में है तो जन्नत को इसकी जिंदगी में लाऊंगा। अगर बात सिर्फ इनके रिश्ते की है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं। अगर हुरम और इर्तिजा की शादी हो सकती है तो जन्नत और सलार की भी हो सकती है। संजीदगी से कहते वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से निकल गया। नॉक होने पर उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी, जो इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हो गए। बड़े बाबा, कुछ कहना था? हाँ, कहो। इसने शामिर के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मैं आपसे जन्नत को मांगने आया हूँ, प्लीज जन्नत को मेरे सालार के नाम कर दें। शाहमीर, तुम खुद एक बेटी के बाप हो, खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो। आज तक खुद को एक बेटी का बाप ही सोचा था, पर आज एक बेटी का बाप बनकर आया हूँ। प्लीज मुझे मायूस मत करें, आप जो कहेंगे वो करूंगा। बस जन्नत को सलार के नाम कर दे। इसका मिन्नत भरा लहजा देखकर आलम ने अपने बराबर बैठी आयरा को देखा, जिसने इसके देखने पर अपना सर इस बात में हिला दिया। इसका सर इस बात में हिलता देखकर आलम ने अपनी आंखें मीच कर खोली और शाहमीर की तरफ देखकर अपना सर भी हाँ में हिला दिया। मुकम्मल बेदार होते इसने हैरत से अपने कमरे को देखा और नजरें अपने कपड़ों पर गई। उसे जहां तक याद था सुबह इसने ये कपड़े तो नहीं पहने थे। तो फिर ये कैसे तब्दील हुए? आखिरी बार जो उसे याद थी वो ये थी कि सालार ने उसे मैसेज करके बाहर बुलाया था, जिस वो बाहर की तरफ चली गई थी और उसे हवेली के बाहर ही मिल गया। इसके बाद सालार ने इसके चेहरे पे कोई चीज रखी थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था अपने साथ हुई आखिरी बात जो उसे याद थी वो बस यही थी। मेरे साथ क्या हुआ था? जमीन पर जोर दे जहन पर जोर देकर वो याद करने की कोशिश कर रही थी। जब कमरे का दरवाजा खोलकर आयरा अंदर दाखिल हुई थी। अम्मा सही, क्या कुछ हुआ है? इसकी बात का बिना जवाब दिए आयरा ने साइड पर पड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसके सर पर उड़ाया। अम्मा सही, ये क्या कर रही है? मौलवी साहब आ रहे? क्यों? तुम्हारा और सलार का निकाह है। हैरत का पहाड़ इसके सर पर टूटा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सलार से निकाह नहीं करूंगी, आप बाबा साईं को बुलाएं। ये सब तुम्हारे बाबा साईं की इजाजत से ही हो रहा है, तो फिर मैं खुद इनसे बात करूंगी। बेड से उठकर वो गुस्से से बाहर जाने लगी जब आयरा ने इसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, मुस्तकबिल के बड़े नुकसान से बेहतर है हम हाल में ही बेहतर फैसला कर ले, लेकिन मुझे नहीं करना इससे निकाह। आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं? इसने चिल्लाकर कहा और फिर रोते हुए वहां बैठते चले गए। उसे रोते देखकर आयरन इसके करीब बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जन्नत के रोने में मजीद इजाफा हो। अम्मा साईं, ये जुल्म ना करे। जन्नत, ये जुल्म नहीं है मेरी जान, मैं ये काम नहीं कर सकती। आयरा से दूर होकर अपने भीगे गाल साफ करने लगी, जबकि इसकी जिद पर आयरा बेबसी से उसे देखने लगी। क्यों नहीं समझ रही थी? वो चाहे जाबियान होता या कोई और, सलारो से किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जन्नत, मान जाओ ना बच्चे, क्यों दो जिंदगियां खराब करना चाहती हो? और जो मेरी जिंदगी खराब हो गई इसका क्या? इसकी बात सुनकर आयरा ने अपने होंठ खींच लिए और सलार की गई सारी हरकत उसे बता दी, जिसने सुनते ही बेयकीनी से आयरा की तरफ देखने लगी। सलार ऐसा नहीं कर सकता। इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन लोगों को हम कितनी वजाहत दें? तुम ये बात जावियान से कहना, क्या वो कबूल कर लेगा तुम्हें? मैं नहीं जानती। इसके लब हौले से हिले। वो नहीं जानती थी कि जावियान उसे कबूल करेगा या नहीं। भले वो पहले की तरह पाकीज़ा थी, लेकिन क्या वो यकीन करता इसके बात पर? हवेली में मौजूद मेहमानों के बाइस अब तक की खबर यकीनन गांव में भी फैल चुकी होगी, तो क्या इसके बावजूद भी जावियन इस सब से अनजान रहता? जन्नत, मैं सलार को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा साईं। इसने मेरे किरदार को दागदार किया है, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसने शिद्दत से रोते हुए चीख कर कहा, जबकि इसकी हालत देखकर आयरा अपने आंसू साफ करके उसे चुप कराने लगी। कल तक जिस हवेली में शादी की शहनाइयां बज रही थी, आज वहां मातम जैसा समा था। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। घर में दाखिल होते इसने मुस्कुराते हुए सजे घर को देखा। बिलाखिर उसे इसकी मोहब्बत मिल जानी थी। कल जन्नत शाह ने जाबियान खानजादा के नाम हो जाना था। यह एहसास ही इसके लिए कितना सुकून बख्श था। इसने इस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स सेब तन की हुई थी। चेहरे पर थकन के आसार वाजे थे, लेकिन चेहरे पर बिखरी खुशी उसे थकन ज़दा रूप में भी दिलकश बना रही थी। हर तरफ रुबाब बेगम खैर मौजूदगी देखकर वो उनके कमरे में चला गया। मॉम, कमरे का दरवाजा नॉक करके इसने उसे पुकारा और अपना दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इनका बेसुकून चेहरा देखकर इसकी मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? फिक्रमंदी से कहते हुए इनके करीब आकर पूछने लगा।
کیا ہوا ہے؟ زاویہ نے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے شوق کی کیفیت میں پوچھا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ وہ دکھی تھی، کیسے نہ ہوتی، پہلی بار تو ان کے بیٹے کو ایسی لڑکی ملی تھی جسے وہ اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی بھی اس سے دور ہو گئی۔ نہیں نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں نکاح سے ایک دن پہلے؟ وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ زاویان وہ رباب بیگم کے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگا۔ ان کی پکار پر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سفر سے آیا تھا اور پھر سفر پر جا رہا تھا۔ تھکن وجود پر حاوی تھی، لیکن تھکن اس کی تکلیف سے بہت چھوٹی تھی جو اسے یہ سوچ کر مل رہی تھی کہ جنت اس سے دور ہو جائے گی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی اس کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جنت شاہ سے محبت کی تھی اور اس کی محبت جیت گئی تھی، کیونکہ آج جنت شاہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کا جنون جنون محرم بن چکا تھا، اور وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، شاہ میر کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو بابا سائن، نکاح مبارک ہو۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر شاہ میر ہلکا سا مسکرایا۔ شاہ میر سے دور ہو کر سالار وہاں بیٹھی آئزل سے ملنے لگا۔ آئزل چلو مجھے مبارکباد دو۔ اس نے وہاں بیٹھی آئزل سے کہا جو اس کی خوشی میں خوش ہو کر کب سے تالیاں بجائے جا رہی تھی۔ بھائی کے نکاح کی شاید اسے کچھ زیادہ ہی خوشی تھی، کیونکہ تالیاں بجانے کے باعث اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو چکی تھی، لیکن یہ کام اس نے پھر بھی جاری رکھا۔ اپنے نکاح کی خوشی میں سالار نے اسے ارجنٹلی تیار کروایا تھا۔ اس کے بھائی کا نکاح تھا، تیار ہونا تو بنتا تھا۔ اس وقت وہ کھلے بالوں کے ساتھ بلیک کلر کی فراک پہنے بیٹھی تھی۔ بلیک کلر کی سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا، جبکہ گلابی لبوں پر لپ گلوز لگائی ہوئی تھی۔ سالار کے بعد اس نکاح کی سب سے زیادہ خوشی شاید اسے ہی ہو رہی تھی۔ آئزل سے گلے مل کر وہ سریام اور آہان سے خود ہی ملنے لگا، جو اس کی اس حرکت پر اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گئے۔ اگر عالم کا حکم نہ ہوتا تو سالار شاہ اس وقت حویلی کی زمین میں دفن ہوتا۔ ان دونوں سے گلے مل کر وہ وہاں کھڑے عالم سے ملنے لگا۔ یاد رکھنا سالار، یہ نکاح صرف مجبوری میں ہوا ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ خوش دیکھیں گے تو ساری مجبوریاں بھول جائیں گے۔ اس سے دور ہو کر سالار نے مسکراتے ہوئے کہا جب نکاح دروازے کی طرف اٹھے اور لاتعداد بل سالار شاہ کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ اسے وہاں بیٹھی آئزل کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی شاہ نے اچکا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ وہ سیدھی بات کرنے کا عادی تھا، اس لیے بنا کسی سے کچھ کہے وہ سیدھا عالم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کرے ہو زابیان؟ آپ سے جواب لینے آؤ؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے تو سنا تھا عالم شاہ اپنی بات کا پکا انسان ہے، پھر آپ کیسے اپنی بات سے مکر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، لیکن لہجے میں سختی ضرور تھی۔ جنت شاہ میری بیٹی ہے، میں اس کی زندگی کا جو فیصلہ کرنا چاہوں گا کر سکتا ہوں۔ جنت آپ کی بیٹی ضرور ہے، لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اگر عالم شروع میں ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تو اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی، اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن نکاح سے ایک دن پہلے انکار کرنے کی بھلا کیا وجہ تھی؟ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی محبت اس کے اتنے قریب آ کر اسے دور چلی گئی؟ جنت نے فیصلہ اپنی مرضی سے ہی کیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، لیکن کب تک کھڑا رہتا؟ اس کے منہ سے جنت کا نام سن کر اس نے غصے سے نکاح نامہ اٹھا کر زاویان کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی وہ پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے عالم کو دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جنت میری امانت تھی، پر اب جنت میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کا نام میں کسی غیر مرد کے منہ سے برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے چیخنے پر سالار نے پھر چیخ کر کہا مجھے جنت سے ملنا ہے، میں تمہاری زبان سے اس کا نام تک برداشت نہیں کر سکتا، تم ملنے کی بات کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر اس سے پہلے زاویان مزید کچھ کہتا، جنت کی آواز اسے ساکت کر گئی تھی۔ زاویان، اس نے حیرت سے سیڑھیوں کے حصے کی جانب کھڑی جنت کو دیکھا۔ اتنے فاصلے کے باوجود اس کی روئی روئی آنکھیں زاویان آرام سے دیکھ سکتا تھا کہ نکاح میری مرضی سے ہوا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جنت کے الفاظ امید کے سارے دیے بجھا چکے تھے۔ کتنے آرام سے اس نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ کیا وہ اس کے جذباتوں سے واقف نہیں تھی؟ ہاں نہیں تھی، زاویان نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار اس کے سامنے کیا ہی کب تھا؟ سارے الفاظ تو اس نے خاص دن کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جنت پلیز جائیں۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم دے کر جنت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، جس پر وہ ایک بے بس نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ دل ٹکڑوں میں بڑھتا جا رہا تھا، کیسے نہ بڑھتا؟ اس نے جنت شاہ سے محبت کی تھی، پر قسمت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب آ کر بھی سے دور چلی گئی تھی۔ جنت نے بھیگی آنکھوں سے زاویان کی چوڑی پشت کو دیکھا اور ایک نفرت بھری نگاہ وہاں کھڑے سالار پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ زاویان کی یہاں موجودگی سے اسے خوشی ملی تھی، لیکن پھر وہ خوشی اگلے پل ہی بجھ گئی تھی، کیونکہ زاویان کے یہاں آنے کا بھلا کیا فائدہ، کیونکہ وہ تو اب سالار شاہ کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا، شاید میرال کو اس نے اپنے ذہن پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا تھا۔ اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے اور ان کے لبوں پر پھر سے میرال کا نام سن کر وہ سکتے کی کیفیت میں جا چکا تھا۔
क्या वाकई इसका निकाह मिराल से हो रहा था? उरहान बेटा जवाब दो। जी। शाजिल साहब के पुकारने पर वो चौंका और जल्दी से अपना सर हाँ में हिला। जी जी, मुझे कबूल है। इसे अपनी धड़कनों की रफ्तार बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। क्या था ये सब? क्यों हो रहा था? क्या वाकई इसका निकाह मिराल से हुआ था या कोई और ख्वाब देख रहा था? इसकी तरफ निकाह नामा बढ़ाकर पेन इसके हाथ में थमा और उस निकाह नामे पर मिराल के साइन देखकर उसे यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसे नहीं मालूम था। उसे तो बस इतना मालूम था कि इसकी जिंदगी में आज जो लड़की शामिल हुई है वो इसकी मोहब्बत थी, जो आज इसकी महरम बन गई। इसका बस नहीं चल रहा था कि भरी महफिल में यहीं पर सजदा शुक्र कर ले, लेकिन जहन अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। अगर ये ख्वाब है तो मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी इस हसीन ख्वाब से न जागूं। वो दिल में खुद से मुखातिब हुआ और निकाह नामे पर साइन कर दिया। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर मच उठा और सबसे गले मिलते हुए इसकी आंखें बार बार भीग रही थी। हॉल खासा बड़ा था, जहां पर 4 अलग अलग स्टेज बने हुए थे। शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन इस वक्त वहां ऐसा कोई शोर नहीं मच रहा था। आज निकाह के साथ साथ इन सब की रुखसती भी थी। इर्तिजा हुरम और जन्नत सालार का निकाह हो चुका था, लेकिन मोतसिम ने सबके सामने इनका दोबारा निकाह करवाया था। आलम का इरादा पहले सिर्फ जन्नत की रुखसती करने का था, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था वो मजीद इस रिश्ते में कोई खराबी नहीं चाहता था। इसलिए इसने साथ ही रुखसती का फैसला भी कर दिया। मन्नत और अजमीर के अलावा बाकी तीनों बदली जोड़ियों को देखकर लोगों के दरमियान बातें बन रही थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता था। इर्तिजा कल की फ्लाइट पहले ही बुक करवा चुका था, लेकिन हिफ्जा की जिद पर इसने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। वो चाहती थी कि अब इनकी वापसी रिसेप्शन के बाद ही हो। वापस जाकर वो लोग खुद भी धूमधाम से इर्तिजा और हुरम का रिसेप्शन करने का इरादा रखते थे। जन्नत, आप नाराज है मुझसे? वो अपने से चंद इंच दूर बैठी जन्नत से मुखातिब हुआ। चार दुल्हन बनी उसके बराबर बैठी थी, मैरून रंग का खूबसूरत करारा पहने। वो लाइट से मेकअप में भी बेहद हसीन लग रही थी। इसका ड्रेस सालार खुद अपनी पसंद से लाया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी, अगर पता होता तो उसे पहनने के बजाय चलाना पसंद करती। ये हल्का फुल्का मेकअप भी इसने सिर्फ घर वालों की जिद पर करवाया था। इसकी शादी जावियान के बजाय सालार के साथ होते देखकर सभी हैरान थे, और दूसरी हैरत की वजह ये थी कि शादी इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी। हैरत उन्हें जन्नत की शादी पर नहीं, सलार की शादी पर हो रही थी, क्योंकि वो तो जन्नत से भी 1 साल छोटा था। उन्हें लग रहा था कि सलार की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो वो बच्चा था। काश इनकी इस बात पर जन्नत इन सबको बता पाती कि सलार शाह कितना बच्चा है। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद भी तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी सलार? इसने शिकवा कुरा निगाहों से सलार की तरफ देखा, जो आज आम दिनों की निस्बत खासा मुख्तलिफ और पुरकशिश लग रहा था। आज इसके चेहरे पर एक अलग और खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। अगर आप मेरी बात मान जाती तो मुझे कभी ये सब नहीं करना पड़ता, और तुम्हें लगता है सब के बाद मैं तुम्हारे साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार लूंगी। मेरे किरदार पर दाग लगाया है तुमने। सालार, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं तो शायद अब लोगों की नजरों का सामना भी ना कर सकूं। क्यों नहीं कर सकती? जन्नत की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। कहकर तो दिखाए कोई, आपको कुछ, इसकी जबान ही काट कर फेंक दूंगा। कितने लोगों की जबान काट कर फेंकोगे? जो भी आपके खिलाफ बकवास करेगा, इसकी जबान काट कर फेंक दूंगा। तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो सलार? आंख से निकलता आंसू साफ करके इसने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। जब सलार ने इसके नरम हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया, इसके अपने हाथ पर गिरफ्त महसूस करते जन्नत ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन इस हरकत पर सलार ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। आई एम सॉरी जन्नत, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ मिली इन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जब आपको मुझसे मोहब्बत होगी ना, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं गलत नहीं था। इसकी बात सुनकर वो तंजी अंदाज में हंसी। ऐसा कभी नहीं होगा सलार, होगा और जरूर होगा, इसने पुरएतमाद लहजे में कहा। अगर आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम भी सलार शाह नहीं। उसे गहरी नजरों से देखते हुए सलार ने इसके हाथ पर अपने लब रखे और इसका हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। ये सब एक हसीन ख्वाब लग रहा था। ऐसे ख्वाब वो इतनी बार देख चुका था कि अब हकीकत भी एक ख्वाब ही लग रही थी। बार बार नजरें घुमाए वो अपने बराबर बैठी मिराल को देख रहा था, जो नजरें झुकाए न जाने किस चीज को घूर रही थी। इसने तो आज सर न उठाने की कसम खा ली थी, लेकिन इसकी झुकी नजरें भी रुहान को बेहद प्यारी लग रही थी। मुस्कुराते हुए इसने नजरों का रुख मोड़ लिया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसके निकाह में शामिल होकर सच में इसके पास बैठी थी। पर इसकी अपने इतने पर इसकी अपने इतने करीब मौजूदगी रुहान लशारी को यह एहसास दिला रही थी कि हाँ, मिराल लशारी सच में तुम्हारी हो चुकी है। बस एक बात थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये निकाह हुआ क्यों। लेकिन दूसरे स्टेज पर बैठे हुरा मुर्तजा को देखकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो उसे हो ही रहा था, लेकिन जब तक वो सारा मामला नहीं जान लेता, तब तक वो अपनी मर्जी से कोई कहानी जहन में अखज़ नहीं करने वाला था। गहरा सांस लेकर इसने नजरों का रुख फिर से बराबर बैठे मिराल की जानिब किया, जो सुर्ख रंग की ब्राइडल फ्रॉक पहने मासूम गुड़िया लग रहे थे। महरीना बेगम के कहने पर इसने दुल्हन के लिए ड्रेस अपनी मर्जी का लिया था, और ये फ्रॉक देखते ही उसे मिराल का ख्याल आया था।
इसने भले ही फ्रॉक हुरम के लिए ली थी, पर दिल में यही ख्वाहिश थी कि उसे मिराल पहने, और इसकी ख्वाहिश सच में पूरी हो गई थी। इसका और हुरम का साइज एक ही था, इसलिए फ्रॉक उसे बिल्कुल फिट आ रही थी। वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन जानता था इस वक्त वो बात करने की कंडीशन में नहीं होगी, और इस बात का अंदाजा उसकी कपकपाती उंगलियों से हो रहा था। इसलिए इससे बात करने के लिए बेचैन होते दिल को वो थपक कर सुलाने लगा। आज इसके लिए बेहद खास दिन था। इसी दिन का तो उसे कब से इंतजार था, जब मन्नत सज धज कर इसकी दुल्हन बनकर इसके पास आएगी। लेकिन आज का दिन इसके सोच के बरक्स था। उसे लगता था कि मन्नत अपनी शादी वाले दिन उसे शर्माती मुस्कुराती मिलेगी, लेकिन यहाँ तो वो मुंह बसोर कर बैठी थी। क्योंकि हुरम के साथ जो कुछ हुआ था वो इस पर पहले ही गमगीन थी। ऊपर से इसके बाद जन्नत का जबरदस्ती हुआ निकाह उसे मजीद उदास कर चुका था। उसे बुरा लग रहा था, इसकी सबसे ज्यादा दोस्ती मिराल से थी, इसके बाद जन्नत और हुरम आती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसके लिए खास थे। जन्नत और हुरम के साथ साथ उसे मिराल के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा जा रहा था। आलम के पूछने पर मिराल ने खामोशी से सारा फैसला इन सब पर ही छोड़ दिया था, पर मन्नत जानती थी वो खुश नहीं। मन्नत, अजमीर की आवाज ने उसे चौंकने पर मजबूर किया। निगाहों का रुख इसकी तरफ करके वो उसे देखने लगे, जो गहरी नजरों से इसका हसीन सरापा अपनी निगाहों में बसा रहा। जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ बदल नहीं सकता। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ये तो गलत है अजमीर। हाँ गलत तो है, पर इससे ज्यादा गलत जानती हो क्या है? क्या? कि तुम हमारा इतना खास दिन खुद को उदास करके बर्बाद कर रही हो। तुम जानती हो ना मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है, फिर क्यों मेरा ये दिन खराब करना चाहते हो? अजमीर ने इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल किया और उसे अपने बेइंतहा करीब कर लिया। अब तो वो उसके निकाह में थी। निकाह में होने के बावजूद अजमीर ने इस पर हमेशा से अपना हक जमाया था। निकाह में न होने के बावजूद अजमीर ने इस पर हमेशा से अपना हक जमाया था। आज तो मुकम्मल तौर पर इसकी दस्तरस में थी। फिर वो बेबाक इंसान कैसे कोई बेबाकी नहीं दिखाता? अजमीर दूर रहे। इसने दहकते गालों से उसे दूर होने के लिए कहा, जिस पर इसने मन्नत को मजीद अपने करीब कर लिया। दोनों के दरमियान जो 1 इंच का फासला बचा था वो भी खत्म हो गया। अब तो जैसे इन दोनों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। जबकि अजमीर की भरी महफिल में इस तरह की हरकत पर मन्नत खुद को कोस रही थी। पास खड़ी आयशा अजमीर की हरकत देखते ही अपना मोबाइल निकाल कर उनकी तस्वीर बनाने लगी। उसे तो वैसे भी ऐसे सीन्स बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि ऐसे सीन्स को देखकर उसे नॉवेल्स वाली फीलिंग्स आती थी। कैसे दूर हूँ, इतनी मुश्किल से तो ये मौका मिला है, और मैं सोच रहा था कि मेरी बेबाक बातों पर तुम टमाटर बन जाती थी, तो मेरी बेबाक हरकतों पर तुम्हारा क्या हाल होगा? लब दांतों तले दबाकर इसने अपनी मुस्कुराहट रोकी। अजमीर, लोग देख रहे हैं, देखने दो। अजमीर, लोगों को छोड़ो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। वो प्यासी नजरों से इसके लिपस्टिक से सजे सुर्ख नरम लब देखने लगा। वो तो शायद इस भरी महफिल में भी कोई गुस्ताखी करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन अलमीर के कान में मौजूद सरगोशी सुनकर इसने अपना चेहरा मन्नत से दूर कर लिया। अलबत्ता हाथ इसकी कमर पर ही था। भाई यहाँ पर ही शुरू मत हो जाना। अलमीर की आवाज पर इसने घूर कर उसे देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी ही, लेकिन कमरे में जाने तक का तो सब्र कर लो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, इसने शराफत से कहा, जबकि इसकी इतनी फौरमा बदारी पर वो थोड़ा हैरान होता। वापस नीचे चला गया। इसके जाने के बाद अजमीर ने मन्नत की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कौस और कज़ा के रंग बिखरे पड़े थे। इसका चेहरा देखते ही अजमीर ने निगाहों का रुख फेर लिया, वरना जज्बात फिर बेकाबू हो जाते। और क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? इसने लापरवाह बैठी हुरम की तरफ देखा, जो क्रीम कलर की ब्राइडल फ्रॉक पहने उसे सचमुच की हूर ही लग रही थी। वो वाकई हसीन थी, ऐसे ही तो वो उसे हूर नहीं कहता था। इसका ये ड्रेस इर्तजा ने हिफ्जा से आज ही मंगवाया था, क्योंकि इन कपड़ों में तो वो उसे हरगिज नहीं देख सकता था जो रहान इसके लिए लाया था। और मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ही ले जाऊंगा। इर्तजा की धमकी पर इसने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो वाहिद दुल्हा था जो अपनी बारात पर 3 पीस सूट पहने बैठा था, क्योंकि अजमीर ने क्रीम और सालार ने डार्क ब्राउन कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जबकि उरहान ने ऑफ वाइट कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था। क्या जवाब दूं आपकी बात का? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर फिक्र मत करो, घर पहुंचते ही तुम्हारी सारी नाराजगी मैं दूर कर दूंगा। और मुझे यकीन है मेरे मनाने का तरीका तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा। मुझे कोई नाराजगी खत्म नहीं करनी है। इसकी बात का मतलब समझते ही इसने घबराते कहा, और इसकी घबराहट देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मुझे तो अपनी हूर की नाराजगी दूर करनी है। इसने हुरम का घबराया हुआ रूप नजरों के हसार में लेते हुए कहा, और उसके कपकपाते हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। तकरीब इख्तिताम पर पहुंचते ही रुखसती का शोर उठा। हुरम को फिलहाल अपने घर ही जाना था, इसलिए वो मुतमईन थी। अलबत्ता दिल में ये बात जरूर सोची जा रही थी कि कब तक वो यहाँ रहेगी। कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन फिर इर्तिजा उसे यहाँ से ले जाएगा। आने वाले वक्त का सोचकर उसने झुरझुरीली और रोती हुई मन्नत को देखने लगी, जो साहिर के गले लगकर इस तरह से रो रही थी जैसे उसे रक्सत करके दुनिया से बाहर भेजा जा रहा था। मन्नत, अब बस भी करो। उसे रोते देखकर ईसा ने नरमी से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाँ मन्नत, तुम कौन सा कोई दूसरे शहर जा रही हो? एक ही जगह पर तो रहना है। इतना तो मैं भी अपनी रुखसती पर नहीं रोई थी।
माहिम के कहने पर इसने खफगी से साहिर की तरफ देखा। आज इसकी रुखसती थी, इसलिए आज उसे किसी की डांट नहीं सुननी थी। माहिम, कुछ मत कहो मेरी जान को। मन्नत के आंसू साफ करके इसने नरमी से माहिम को टोकर वहां खड़े अजमीर को देखा, जो कान खुजाते हुए मन्नत के इस सीन खत्म होने का मुंतजिर था। ओए लड़की, मेरी बात सुनो। जी कहें। इसकी आंखों में अगर मैंने कभी तुम्हारी वजह से आंसू देखो तो फिर मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तुम माहिर के बेटे हो। तुम्हारी टूटी गर्दन होगी और मेरा हाथ। इसकी बात सुनकर अजमीर ने अपने दांत दिखाते हुए मन्नत को उससे दूर किया। मन्नत, क्या हो गया? रोना बंद करो। क्यों खुद को बेवा करवाना चाहती हूँ? अभी तो मैंने अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई है। इसके कहने पर जहां सबने उसे घूर कर देखा, वहीं मन्नत तो पाँव के नाखिन तक सुर्ख हो चुकी थी। इज़ा ने जोर से इसके बाजू पर थप्पड़ मारा। अलबत्ता इसके नाजुक छोटे हाथों का अजमीर पर कोई असर नहीं होना था। ये अलग बात थी। अम्मा साई, आपके इन छोटे छोटे नाजुक हाथों के थप्पड़ मार तो हरगिज नहीं कहलाएंगे। इसने अपने बेटे की बात सुनकर अपने इसे मुंह बसोर कर माहिर की तरफ देखा और इज़ा का खराब मूड देखते ही माहिर ने जोरदार मुक्का अजमीर के बाजू पर रसीद किया, जिस पर वो कर्राह कर रह गया। और इसके कराहने पर अलमीर ने अपनी हंसी जब्त की। इज़ा के साथ इसका इस तरह का मजाक तो था, वो भी कर लेता था, लेकिन माहिर के सामने नहीं, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता या फिर एक थप्पड़ कहीं ना कहीं जरूर पड़ता। अपना बाजू सहलाते हुए इसने कहाँ जाने वाली नजरों से अलमीर को देख घूरा, जो भाई के मार खाने पर हंस रहा था। हद होती है बाबा साई, दुल्हा हूं मैं, इसी चीज का लिहाज कर ले। तुमने कभी बड़ों की मौजूदगी का लिहाज किया है क्या? उसे जवाब असीम की तरफ से मिला। दादा साईं, मैं सारे लिहाज कर लूंगा, बस आप जल्दी से रुखसती करवाएं। यहाँ मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे और आप लोगों को लेक्चर देने की पड़ी। इसकी फिर वही बात सुनकर इन सब ने अपना सर नफी में हिलाया। वो अजमीर शाह था, वो कभी नहीं सुधर सकता था। सबसे गले मिलकर रोते हुए आलम की गले मिली। मिराल, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। इसकी हल्की आवाज पर मिराल ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया। वो अपनों से दूर जा रही थी, अनजान लोगों में, इसलिए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन मुझे डर लग रहा है दादा साईं, मैं वहां अकेली होंगी, मेरा कोई अपना नहीं होगा। पी के आंखें उठाकर इसने आलम की तरफ देखा और अपनी मासूम गुड़िया को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम्हारा सब कुछ उड़ान है, तुम डर क्यों रही हो? तुम तो खुदा के हर फैसले पर राजी हो जाती हो ना। तो इस फैसले को भी दिल से कबूल कर लो, उड़ान ही तुम्हारे नसीब में था बस। किस्मत ने मिलाया कुछ मुख्तलिफ अंदाज में है और मुझे यकीन है तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। इसकी बात समझकर इसने झुके सर के साथ अपना सर हाँ में हिलाया। चेहरा मोड़कर इसने हान को देखा और उसके करीब जाकर इसके सीने से लग गई। बस मिराल, रोना बंद करो। जो पी की आंखों से मुस्कुराते इसकी पुश्त थपक रहा था। अपने बाप का फैसला उसे दिलो जान से कबूल था। इकलौती बेटी के बस इकलौती बेटी के रुखसत होने पर ये आंसू थे जो बार बार आंखों में आए जा रहे थे। मिराल को मुसलसल रोते देखकर जन्नत ने अपनी पलकें छुपाकर बाहर आने वाले आंसुओं को रोका। कहने को तो उसकी भी रुखसती हो रही थी, लेकिन इसके आंसू में अपनी रुखसती के लिए आंसू नहीं आए थे। या शायद वो पहले ही इतने आंसू बहा चुकी थी कि अब तो आंसू भी सूख चले थे। हवेली में जहाँ दाखिल होते ही रस्मों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन घर के माहौल की वजह से इनमें कोई खुशी ठीक से महसूस नहीं हो रही थी। जन्नत के चेहरे पर बेजारी देखकर आलम ने उसे थोड़ी देर में ही उसे कमरे में भिजवा दिया, इसलिए अभी सबका ध्यान वहां बैठे अजमीर और मन्नत की तरफ था, जो बड़ी सी दूध की थाल में अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। थाल में डली फूल की पत्तियों ने इन दोनों के हाथ छुपा रखे थे। अजमीर, मिल जाए तो मुझे ही दे दीजिएगा, पहननी तो मुझे ही है। चेहरा अजमीर के करीब करके इसने आहिस्ता आवाज में कहा, जिस पर वो घूर कर उसे देखने लगा। अच्छा, मतलब ढूंढूं मैं और शाबाशी तुम ले जाओ? कौन सा आपको मिल जानी है? इसके कहने पर अजमीर सर झटकता हुआ अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाने लगा और थोड़ी देर बाद बिलाखिर वो उसे मिल ही गई। अंगूठी निकालकर इसने फातिहाना नजरों से मन्नत की तरफ देखा, जिस पर इसने मुंह बना लिया, क्योंकि अपनी इस जीत के बायस अजमेर साहब अब सबकी वाह वाह समेट रहे थे। आपने चीटिंग की है तो मेरे शोना को गुस्सा आ रहा है? मन्नत का फूला मुंह देखकर वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामकर इसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगा, जिस पर हल्का सा शोर हर तरफ मच चुका उठा। उसे अंगूठी पहनाकर अजमीर ने इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखे, जिसकी वजह से मन्नत ने शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका ली। घर आते ही महरीना बेगम ने उसे चंद खास मेहमानों से मिलवाया और उसे लेकर औरहान के कमरे में आ गई। इनका इरादा तो ढेर सारी रस्में करने का था, लेकिन मिराल की कैफियत देखकर उन्होंने कोई रस्म नहीं की। इनकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। उन्हें उरहान का इंतजार था, जो इन सबको छोड़ते ही यहाँ से चला गया था। इसके जाने पर महरीना बेगम परेशान हुई थी, लेकिन अंदाजा था कि बेटे साहब कहाँ होंगे, इसलिए कहा कुछ नहीं। चलो यहाँ आराम करो, खाना मंगवाऊंगी तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में हैं बेटा, चेंज करके आराम कर लेना। मेरे कपड़े? इसने हैरत से पूछा। जी बेटा, कल जब तुम्हारे दादा ने तुम हमारी बात के जवाब में हाँ कहा था, मैं तब से ही तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके ले आई थी। तुम देख लेना, ठीक तो आ रहे हैं ना? जी मैं देख लूंगी। इसने अपना सर हिलाया।
जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पर प्यार करके कमरे से चली गई। इनके जाने के बाद गहरा सांस लेकर वो कमरा देखने लगी। लाइट ब्राउन और वाइट कॉम्बिनेशन को बड़ा सा कमरा हल्की फुल्की सजावट के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा कमरे में पहली फैली गुलाब की खुशबू और हल्की सी रोशनी कमरे के माहौल को सुकून बख्श बना रही थी। कमरे में ही उरहान की लार्ज साइज पिक लगी हुई थी, जिसमें हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहा था। इसने तो शायद आज तक उरहान को मुस्कुराते भी नहीं देखा था। हंसना तो दूर की बात, लेकिन इस तस्वीर में हंसते बेहद प्यारा लग रहा था। उसे तस्वीर में देखकर मिराल ने ठंडी सांस भरी। क्या उसे यहाँ बैठकर उरहान का इंतजार करना चाहिए? शायद नहीं। भले उसे इस रिश्ते को कबूल करने में कोई एतराज नहीं था, पर उरहान को तो होगा। यकीनन ये सब उन्होंने हुरा मापी के साथ तस्वुर किया होगा। मुझे अगर यहाँ बैठे देख लिया तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे। खुद से बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के करीब जाकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। क्या थी इसकी किस्मत? पहले इस शख्स से मोहब्बत हुई जो किसी और से मोहब्बत करता था, और अब वो शख्स मिला जो किसी और का होने जा रहा था। क्या उरहान उसे कबूल कर लेगा? ये सोच जहन में आते ही इसने सारे ख्याल झटके और इस वक्त कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। अच्छा था जो रुहान इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त लेता। उसे तो खुद कुछ वक्त की जरूरत थी। ये सब इसके लिए बिल्कुल नया था। एकदम से सब कुछ कबूल करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। अलमारी खोलकर वो सूट देखने लगी, जहाँ लेडीज ड्रेसेस कतार में लगे हुए थे। इनमें से एक सूट निकाल कर वो वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि सूट से निजात मिल सके। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।